हेलो ऑल, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हो आप सब लोग? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। ये सेशन रिकॉर्डेड मैनर में आपके सामने है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज को हम रिवाइज करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स हमने लास्ट वीक में देखा उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम एवरी मंडे डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर। आज रिकॉर्डेड मैनर में जाएगा, बट स्टिल विल कवर डैम एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे को लेके। जी हाँ, आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? सो 12 दिसंबर को दोस्तों हम लोग मनाते हैं एंड द डे इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। जी हाँ, आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा इस डे का ऑब्जर्वेंस होता है। और यूनिवर्सल कवरेज हेल्थ कवरेज, सॉरी, सबको हेल्थ सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना है। और सारे टाइप की हेल्थ सिस्टम या सारे टाइप की हेल्थ प्रोसीजर्स ये हर किसी को मिलनी चाहिए, इसीलिए ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे होता है। इस बार का थीम देख लेते हैं, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। ये इस बार का थीम रखा गया है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे। और इस बार का थीम है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। ये इसका थीम है। नाउ कल 11 दिसंबर था और कल भी दो इंपॉर्टेंट डेज थे। एक डे था यूनिसेफ का फाउंडेशन डे। 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ को क्रिएट किया गया। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है एंड कैथरीन एम रसल फिलहाल यूनिसेफ के हेड है, यूनिसेफ के इंचार्ज है। तो यूनिसेफ का फाउंडेशन डे 11 दिसंबर को होता है। एक और डे देख लेते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे की बात करेंगे। इंटरनेशनल माउंटेन डे, और इस बार का थीम देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, विमेन मूव माउंटेन्स। ये इस बार का थीम रखा गया है। बड़ा ही बेहतरीन सा थीम है, बड़ा ही सिग्निफिकेंट सा थीम है। यहाँ पे वुमेन मूव माउंटेन्स को लिटरली मत लीजिएगा। ये थोड़ा लिटरेचर के एंगल में लिखा गया है कि कितना भी बड़ा इश्यू क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, महिलाएं उसे सॉल्व करने के लिए खुद सक्षम होती है। ये इसका मीनिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है कि तो दे आर एम्पावर्ड, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। इस एंगल में इस बार का थीम रखा गया है इंटरनेशनल माउंटेन डे का। तो 3 डेज हमने डिस्कस किए। सबसे पहले आज हम सेलिब्रेट करें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। देन कल 11 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया यूनिसेफ का फाउंडेशन डे एज वेल एज इंटरनेशनल माउंटेन डे, ठीक है। तो तीनों के ऊपर हमारा डिस्कशन तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपको नोट्स, लेक्चर के बाद आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और वो नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो जल्दी से इसे आप फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू पीपल रेडी? वी आर गोइंग टू डिस्कस एज मेनी एज क्वेश्चंस वी कैन फ्रॉम दी लास्ट वीक्स करंट अफेयर्स। ओके, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जी हाँ, President Draupadi Murmu recently witnessed the operational demonstration by the Indian Navy at which place on the occasion of Navy Day? 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। 1971 से इस डे का ऑब्जर्वेंस होता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, हमने पाकिस्तान को हराया था, इसीलिए ये इंडियन नेवी डे हम लोग मनाते हैं। तो इस बार का जो ऑब्जर्वेंस है, इस बार का जो सेलिब्रेशन है, ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हुआ, ये क्वेश्चन आपके सामने। और यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट मैम प्रेजेंट थी। जी हाँ, आंसर कर दीजिएगा। यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विशाखापट्टनम की बात करते हैं। दिसंबर 4 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। 1971 याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद, और जो वॉर हम जीते थे, बड़ा बखूबी ये रिमेंबर करने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 58th Rising Day of Border Security Force recently organized in the ceremonial parade in which of the following cities for the first time in the history of 57 years? जी हाँ, 1 दिसंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है, बीएसएफ। जी, यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमृतसर। अमृतसर में इसे ऑब्जर्व किया गया 1 दिसंबर 1965 को। हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है या फिर हमारी बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, उसका फर्स्ट लाइन डिफेंस बीएसएफ के हाथ में होता है। इनके द्वारा इसे हैंडल किया जाता है। तो हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है।
ये होम मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। India and which country have successfully concluded the 18th edition of the joint military exercise युद्ध अभ्यास in the Oli district of उत्तराखंड। हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी पास में ये प्लेस है जहां पे ये एक्सरसाइज की गई, इंडिया और किस कंट्री के बीच में। नाम इस एक्सरसाइज का युद्ध अभ्यास, बड़ा फेमस एक्सरसाइज है, और कंट्री भी एवरीवन नोज, आंसर यहां पे यूएसए रहेगा। यूएस के साथ युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, इसके अलावा मलाबार एक्सरसाइज, रेड फ्लैग जैसी एक्सरसाइजेस भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। मलाबार के अंदर दोस्तों बाकी भी कंट्रीज आती है, क्वाड कंट्रीज आती है, तो इंडिया यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया जापान भी मलाबार के अंदर इन्वॉल्व होती है। और इस बार का मलाबार एक्सरसाइज जापान में हुआ है, जापान के पास हुआ है, ध्यान रखिएगा। सो युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग इज बिलोंग्स टू एयरफोर्स विद द इंडिया एंड यूएसए। Next question. The first G20 Sherpa meeting under India's presidency recently began in the city. Which city? Very simple. कई बार हमारा डिस्कशन हो चुका है, कई बार हमने इस क्वेश्चन को लेके बात की है। G20 कंट्रीज की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 19 कंट्रीज आती है और एक ग्रुप आता है। इस बार इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, 1 दिसंबर से लेके नेक्स्ट ईयर नवंबर के एंड तक हमारे पास प्रेसिडेंसी रहेगी। सो इंडिया इज द प्रेसिडेंट। लास्ट ईयर इंडोनेशिया था और हमारे बाद ब्राजील रहेगा। शेरपा का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, शेरपा का मतलब होता है कि जो यहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं मीटिंग्स में। सो इंडिया के शेरपा है अमिताभ कांत सर, जो पहले नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे। और शेरपा का पहला मीटिंग जो हुआ है वो उदयपुर, लेक सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। जी हाँ, याद रखिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of the following Indian shuttler clinched a silver medal in the under 15 category at the Badminton Asian Junior Championship began held in the North Bori, Thailand? यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया के बैडमिंटन का फ्यूचर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। अभी भी हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स बखूबी परफॉर्म करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन भी यहाँ पे ऑलरेडी मेडल्स पे मेडल्स जीतते जा रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स पे। और नाम करेंगे अनीश तोपानी का। अनीश तोपानी, ही वन दिस सिल्वर मेडल इन अंडर 15 जो थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, ध्यान रखिएगा। आजकल एक और क्वेश्चन का तरीका स्पोर्ट्स के लिए आ गया है कि वो स्पोर्ट्स इवेंट्स कौन से सिटी में हुआ, कौन से कंट्री में हुआ, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Indian shooter has clinched a International Shooting Sport Federation President's Cup held in Cairo, Egypt. इनको जीत हासिल हुई है, गोल्ड मेडल मिला हुआ है और इनको डायरेक्ट एंट्री मिल गई है अभी पेरिस ओलंपिक्स के अंदर जो 2024 में होगा। ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, अगर आप इसमें जीत हासिल करते हो, इसमें अगर आप मेडल हासिल करते हो, तो आपको पेरिस ओलंपिक्स में डायरेक्टली एंट्री मिल सकती है। और ये बहुत खुशी की बात है, इंडिया के पहले शूटर हैं जिनको डायरेक्टली एंट्री मिल चुकी है और नाम है इनका रुद्रांश पाटिल। रुद्रांश पाटिल की बात करेंगे, ही वन द गोल्ड इन दिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कैरो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज की गई थी एंड नाउ एंट्री मिल गई। सारी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से एंट्री नहीं मिलती, कि वो स्पेसिफाई किया जाता है कि भाई इसमें अगर आप जीतते हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी। जैसे रिसेंटली मीराबाई चानू ऑल्सो वन सिल्वर मेडल, और वो इवेंट भी डायरेक्टली पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian origin businessman and charity worker has recently received Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. ये किसे दिया गया? Now UK के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड को किसे दिया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ही इज अ इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन एज वेल एज एंटरप्रेन्योर है, चैरिटी वर्क करते। कोविड-19 में काफी अच्छा वर्क इनका इंग्लैंड के अंदर रहा एंड दैट्स व्हाई किंग चार्ल्स 3 के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया। नाम है मोहन मानसिंगानी। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, मोहन मानसिंगानी साहब की बात करेंगे। इंडियन ओरिजिन है बट यूके के सिटीजन है, यूके में सेटल्ड है। और अभी किंग चार्ल्स साहब की बात होती है, उनके द्वारा ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले गाइस, सुपर कोचिंग आपके पास है। सुपर कोचिंग में अगर अभी तक एनरोल नहीं किया, जल्दी से जाइएगा। हमारे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सबसे स्टार्टिंग में, वहां से आप सुपर कोचिंग में जा सकते हो। सुपर कोचिंग में आपको दो बैंक, एक केवल बैंक एग्जाम और दूसरा एक बैंक एसएससी रेलवे, तीनों का एक कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाएगा, तो आप उससे भी एनरोल कर सकते हो।
एनरोल करते वक्त आप अगर कोड यूज करते तो यू आर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपके एनरोलमेंट के ऊपर, जो आपके लिए इकोनॉमिकल साबित हो सकता है। सुपर कोचिंग में आपको वीडियो सेशंस, लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, इसके अलावा नोट्स, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स, ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी, तो एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। सुपर कोचिंग में एंटर करते हो अगर आपको दिक्कत जाती है तो वहां पे एक बैंकिंग में आदित्य सर का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, उसे जरूर देखिए, वहां से आपको और भी थोड़ी आइडिया आ जाएगी कि सुपर कोचिंग को कैसे यूज किया जाए, सुपर कोचिंग से कैसे लेक्चर्स को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। To promote the export of millets, the government is organizing a day-long millet a smart nutritive food conclave in which of the following city? हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के द्वारा इस कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया गया। इस कॉन्क्लेव को रखा कहाँ पे था? 2023 पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स करके ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2023 इंडिया ने ऑलरेडी 2018 में मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर ऑब्जर्व कर लिया है और इंटरनेशनली 2023 में रहेगा। और इंडिया सबसे ज्यादा मिलेट्स, बाजरा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, तो एक्सपोर्ट तो बनता है, नो डाउट। तो इसके रिगार्डिंग बाजरे की महती बताना बहुत जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी है, और इसीलिए न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, ध्यान रखिएगा। Reserve Bank of India today hiked the policy repo rate for the fifth consecutive time by 35 basis point. Yes, महंगाई थोड़ी ज्यादा है। अगर महंगाई ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली रेपो रेट बढ़ जाते हैं। रेपो रेट देखिए, रेपो रेट इज अ रेट एट विच बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए जब बैंक्स आरबीआई से पैसा लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट के में अगर चेंजेस किए, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, उसका भी, उसके ऊपर भी इंपैक्ट होता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6.25%। 35 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था आपको कि 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। ये नॉर्मली हमारे पास स्केल है, ठीक है। तो 1% बढ़ा रहे, इसका मतलब 100 बेसिस पॉइंट से वो बढ़ रहा है। अगर 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा, इसका मतलब हो गया कि 0.35% से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली कॉमन इंसान के लिए भी लोन कॉस्टलियर हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। देखिए, पॉलिसी रेट मींस रेपो रेट की बात करें 6.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6%, एमएसएफ 6.50%, बैंक रेट और एमएसएफ दोनों का ये एक सेम ही रहता है, यहाँ पे दिक्कतें नहीं होगी, और फिक्स रिवर्स रेपो 3.35%। सीआरआर ये रिजर्व रेशोज है, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये 4.50 और ये 18%। हमने इनके बारे में पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, एक बार रिपीट कर देता हूं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कुछ पैसा बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में। जितना डिपॉजिट बैंक के पास आ रहा, उस डिपॉजिट का 4.50% बैंकों को आरबीआई के पास रखना कंपलसरी है कैश के फॉर्म में। जितना डिपॉजिट बैंकों के पास आ रहा, उसका 18% बैंक खुद के पास रखती है एज अ सेफ्टी, एज अ सिक्योरिटी, किसी भी लिक्विड एसेट में। कैश में रख सकती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गोल्ड है, किसी भी लिक्विड एसेट में रख सकते हैं। तो ये बैंक अपने पास रखती है एसएलआर, सीआरआर बैंक आरबीआई के पास रखती है। और ये दोनों जो है, ये कितना डिपॉजिट बैंक के पास आ रहा है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, उसका 4.50%, उसका 18% यहां पे रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर काफी बार डिस्कस करते हैं, उसमें चेंजेस भी किए जाते हैं। नेक्स्ट, Olympic silver medalist Mirabai Chanu won the silver at 2022 World Weightlifting Championship being held in which city? मैंने जानबूझ के तब बताया नहीं था आपको कि बस क्वेश्चन हमने डाला हुआ था। तो मीराबाई चानू, मैंने कहा था आपको जब ये न्यूज डिस्कस की थी, उनका रिस्ट इंजुरी हुआ था, still she performed well and she got the medal, silver medal। और एक ओलंपिक चैंपियन को हरा के she got the silver medal, ये बहुत बड़ी बात है। सो मीराबाई चानू खेल रत्न अवार्ड विनर है, पद्मश्री है, 2018 में उनको दिया गया था। और कोलंबिया के बोगोटा में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी। कोलंबिया कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री, वहां की जो कैपिटल है, वहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट आपके सामने,
G20 Sherpas and invitees from the countries and international organization today visited the famous which fort in the Udaipur, which is UNESCO heritage site. तो उदयपुर का कौन सा फोर्ट है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है? अगर यूनेस्को हेरिटेज साइट है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे नाम है, यस गाइस, कुंभलगढ़ फोर्ट की बात करेंगे जी। कुंभलगढ़ फोर्ट है, उदयपुर में है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट। और यहाँ पे अब उदयपुर में अगर कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है तो टूरिज्म तो बनता है, तभी जाके टूरिज्म बढ़ेगा ना। जैसे अभी महाराष्ट्र में भी एक मीटिंग रखी गई है, तो महाराष्ट्र के आसपास जो केव्स है, हम उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूंगा। उन केव्स को भी टूरिज्म के एंगल में प्रमोट किया जाएगा। तो जो गाइड होते हैं ना वहाँ के, उन गाइड के साथ मिलके थोड़ा एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की गई थी। सो इंडिया G20 का बखूबी यूज कर रही है और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा। अगर इतनी बेहतरीन सी टूरिज्म की साइट्स हमारे पास है तो पूरे दुनिया को पता चले, और यही काम हम कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। Renowned pen and ink artist, musician, writer, also पद्मश्री अवार्डी 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। इनका रिसेंटली देहांत हुआ। मदुराई और चेन्नई के उस एरिया में रहते थे और काफी बेहतरीन तरीके से आर्ट फॉर्म था इनका। पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, पेन इंक की मदद से ये ड्राइंग्स बनाते थे। नॉर्मली मैंने आपको लास्ट में बताया था, हेरिटेज साइट्स के ग्रीटिंग कार्ड्स वाला कंसेप्ट 1960s में इन्होंने फेमस किया था और रिसेंटली इनका देहांत हो गया। 2018 में इनका एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद उनके आंखों की रोशनी थोड़ी सी चली गई थी। आफ्टर दैट ही स्टॉप डूइंग द हिज आर्टिस्टिक वर्क, बट वन ऑफ द वेरी फेमस, और नाम है उनका मनोहर देवादौस साहब की बात करेंगे, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मेंशन की है, पद्मश्री अवार्ड इनको 2020 में दिया गया था। जो पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया बस यही है जिनकी मैं बात कर रहा था। Next, government's free telemedicine service e-Sanjeevani has crossed another milestone by clocking how many crore teleconsultations with Andhra, West Bengal, Karnataka among the 10 states that have made maximum use of the services. तो ये 3 स्टेट है जहाँ पे काफी यूज हुआ है इस ई संजीवनी योजना का। 2019 में इस कंसेप्ट को लॉन्च किया और कोविड-19 में ई संजीवनी ओपीडी ये कंसेप्ट काफी फेमस हो गया और उसके बाद नंबर्स काफी ड्रास्टिकली बढ़े। टेलीमेडिसिन का मतलब नॉर्मली, या टेली कंसल्टेशन का मतलब नॉर्मली होता है कि आप दूर दराज के एरिया में बैठे हो और आपके जो डॉक्टर्स है कहीं और है, तो आप वर्चुअली बात कर सकते हो। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, टेलीमेडिसिन कहते हैं। टेली मेंटल हेल्थ इस बार के बजट में लिखा गया था, लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट दैट। सो जी हाँ, यहाँ पे 8 करोड़ का कंसल्टेशन, 8 करोड़ लोगों का कंसल्टेशन किया गया, जो बहुत बड़ा पॉइंट है। और आंध्रा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका ये स्टेट सबसे टॉप मोस्ट है इस फैसिलिटी का फायदा लेने में। आगे बढ़ते हैं। Fitch rating on December 6 written India's economic growth forecast to how much percent for the current fiscal year. Fitch is a US based financial analytical firm, उनके द्वारा ये डेटा दिया गया। रिसेंट जीडीपी के फिगर्स मैंने आपको उस दिन शेयर भी किया था, यहाँ पे तो 7% है और रिसेंट जीडीपी के नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वापस एक बार शेयर कर देता हूँ। ये रिसेंट नंबर्स है, वेरी रिसेंट। ओके, देखिए एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स या एवरी क्वार्टर आपको अलग अलग नंबर्स दिखाई देने वाले हैं। सो डोंट वरी, आपके एग्जाम के पहले, आपके एग्जाम के तुरंत पहले अगर कोई रिसेंट नंबर आते हैं तो उनको पढ़ के एग्जाम में जाइए, आपको फायदा मिल जाएगा। आजकल थोड़े वैसे ज्यादा पूछ नहीं रहे, आजकल वो पूछना थोड़ा सा कम सा हो गया है, बंद सा हो गया है, बट स्टिल हम रिस्क नहीं लेंगे तो ये आपके साथ शेयर किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक 6.9% याद होगा। आगे बढ़ेंगे। 18th meeting of Joint Working Group on Security and Border Management was recently held between India and which of the following countries? चलो आंसर कर दीजिएगा। जी, yes, any one of you? The answer of this question is बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश इंडिया। अब 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हुआ, पर इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट्स रहता ही है कि कुछ केव्स है, कुछ एनक्लेव्स है। वो एनक्लेव्स बांग्लादेश में है पर वो इंडिया के कंट्रोल में आता है, कुछ एनक्लेव्स इंडिया में है वो बांग्लादेश के कंट्रोल में आते हैं, और काफी पोरस बॉर्डर है।
तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट काफी बार होता है कि नॉट ओनली विद द वेस्ट बंगाल बट ऑल्सो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और इसीलिए ये मीटिंग काफी बार रखी जाती है। बेसिकली बांग्लादेश की उस पोरस बॉर्डर का यूज काफी गलत एक्टिविटीज के लिए भी किया जाता है। बांग्लादेश नहीं करती पर कुछ और कंट्रीज के लोग कहते हैं, किस किस कंट्रीज के लोग करते हैं ये आप समझ ही गए होंगे, बट हाँ काफी मिसयूज किया जाता है, सॉरी। नेक्स्ट, noted economist and the former union minister who recently passed away recently after the prolonged illness. Yes, he was a minister of power ministry, इनके पास थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी हैंडल कर रहे थे ड्यूरिंग यस देवे गौड़ा गवर्नमेंट, इंदिरा गुजराल गवर्नमेंट, उनके वक्त में ये हमारे देश के मिनिस्टर थे। और इकोनॉमिस्ट साथ में प्लानिंग कमीशन में काम कर चुके हैं। हमारे प्लानिंग कमीशन के अंडर एक पॉवर्टी की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के भी हेड थे। कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन इन्होंने बताई थी, और जिस नाम है उनका योगेंद्र के अलग अलग साहब की बात करेंगे। अलग कमिटी फॉर पॉवर्टी इज वेरी वेरी फेमस। 51st anniversary of whom making the recognition granted by Bangladesh by India in 1971 was celebrated in Dhaka. अगेन 1971 वॉर की बात हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने नेवी का सेलिब्रेशन की भी बात की थी। पहला क्वेश्चन हमारा वही था जी हाँ, इसे हम लोग मैत्री दिवस करके सेलिब्रेट करते हैं कि मैत्री दिवस के वक्त में लास्ट टाइम मोदी साहब बांग्लादेश गए थे। यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है बिकॉज बांग्लादेश का लिबरेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। बांग्लादेश वॉज अर्लियर कॉल्ड एज अ ईस्ट पाकिस्तान। आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान दो तरीके से था, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में उसी ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया की मदद से बांग्लादेश में कन्वर्ट किया गया, बांग्लादेश में उसे तब्दील किया गया। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, Indian Space Research Organization has recently signed MOU with which of the following private company for human and cargo transportation capsule program? कैप्सूल, स्पेस कैप्सूल नाम का कंसेप्ट है। अगर कुछ सामान अगर आपको स्पेस में भेजना है तो ये स्पेस कैप्सूल होता है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और आजकल हम लोग प्राइवेट कंपनीज के साथ काफी टाई अप कर रहे हैं। तो हमारे इसरो ने रिसेंटली व्योम स्पेस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज के साथ टाई अप किया। व्योम ये जो कंपनी है, इट इज अ हैदराबाद बेस्ड कंपनी। लास्ट टाइम स्काई रूट की बात की थी, आपको याद होगा स्काई रूट, फिर अग्निकुल कॉस्मोस और अभी व्योम। अग्निकुल कॉस्मोस इज फ्रॉम चेन्नई, व्योम और स्काई रूट इज फ्रॉम हैदराबाद, याद रखे। और आयन स्पेस नाम का हमारा एक प्रोग्राम है, हमारा एक सेंटर है अहमदाबाद के अंदर। उसी सेंटर के अंदर ये प्राइवेट के साथ टाई अप किए जाते हैं ताकि स्पेस में और नई चीजें हम डेवलप कर सके। आगे बढ़ते, एक्टर प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा, एरोनॉटिकल इंजीनियर श्रीशा बंडाला एंड बुकर अवार्ड विनिंग ऑथर एंड सोशल वर्कर स्नेहा जावले are the four Indians on the BBC's 100 women least influential figures of the year. चलो बताइए कौन है वो फोर्थ पर्सन। तो 4 इंडियन ओरिजिन महिलाएं हैं जिनका नाम बीबीसी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल महिलाओं के लिस्ट में। पावरफुल की जो लिस्ट है वो फोर्ब्स के द्वारा दी गई के। टाइम्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अलग है, जेलेंस्की साहब है। फोर्ब्स के द्वारा पावरफुल महिलाओं की लिस्ट दी गई जहां पे निर्मला जी का नाम इंडिया में सबसे टॉप में आता है, और वर्ल्ड लेवल पे उर्सुला वॉन्डर लीन। ये इन्फ्लुएंशियल महिलाओं की लिस्ट है। इंडिया के तरफ से प्रियंका चोपड़ा जी सबसे टॉप में है, प्रियंका चोपड़ा जोनस सॉरी। यहाँ पे गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर अवार्ड विनर ये है, और इनकी बुक्स बड़ी फेमस है। जल्दी से इनके बुक का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा क्योंकि वो भी एक रिवीजन हमारे लिए हो जाएगी। तो प्रियंका चोपड़ा, श्रीशा बंडाला, शी इज द एडवाइजर टू Kamala Harris, Vice President of USA. Then Gitanjali Shri and Sneha Javle, she's a social worker. एसिड अटैक सर्वाइवर है और सोशल वर्क काफी बेहतरीन तरीके से करते हैं। इनका भी नाम इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में इंक्लूडेड है। Next, e-commerce brand Flipkart and its parent that is Walmart have recently announced the signing of memorandum of understanding with which of the following institution for capacity building? जी हाँ, गौरव द्विवेदी सर है जो फिलहाल इस इंस्टीट्यूशन को हैंडल कर रहे हैं। चलो जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। नारायण राणे सर हमारे एमएसएमई मिनिस्टर है। अगेन, वृद्धि नाम का एक प्रोग्राम चलाती है वॉलमार्ट।
उस वृद्धि प्रोग्राम के अंदर 20,000 एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस में वृद्धि लाने के लिए। तो 20,000 एमएसएमईज को वॉलमार्ट के वृद्धि प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा और वहीं पे एनएसआईसी दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हेल्प कर रही है। RBI recently extended the dispensation of enhanced limit of the held to maturity portfolio for government bonds till which year, enabling banks to better manage their investment portfolio. जी आंसर कर दीजिएगा। नाउ हेल्ड टू मैच्योरिटी ये कंसेप्ट है जिसमें नॉर्मली बैंक्स इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसका जो परसेंटेज है वो नॉर्मली 23% तक एक्सटेंड किया हुआ है कि इसे बाद में कम करके 19.5% तक लेके आएंगे कि इतना आपने हेल्ड टू मैच्योरिटी में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, काफ़ी स्टेबिलिटी बनी रहेगी बैंकों के लिए, ये पर्पज़ यहाँ पे होता है। तो ये 2024 तक एक्सटेंड किया गया। पहले ये 23 में ही खत्म होने वाला था, पहले तो 22 में ही खत्म होने वाला था, फिर 23 कर दिया, अभी 24 कर दिया। पर्पस इसके पीछे इतना ही है कि जितना हेल्ड टू मैच्योरिटी में रहेगा उतना थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहेगी क्योंकि ये थोड़ा सा बैड फेज चल रहा है, तो इसके बाद फिर परसेंटेज कम कर सकते हैं। तो इसे 2024 तक एक्सटेंड किया गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय शक्तिकांत दास साहब जो आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Union Minister of State for Culture Meenakshi Lekhi recently inaugurated a light and sound show called as a Pradhan Mantri Sangrahalaya in Delhi. सॉरी, प्रधानमंत्री संग्रहालय, पीएम म्यूजियम आपको पता होगा जब लास्ट टाइम मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द शो प्रेजेंटेड, पहला शो, सो प्रधानमंत्री संग्रहालय, मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करके इसे इनॉग्रेट किया था। उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में हुए उनके बारे में इस म्यूजियम में सारी जानकारी, बड़ा खूबसूरत सा म्यूजियम है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जर्नी ऑफ द नेशंस स्पेस प्रोग्राम सिंस इंडिपेंडेंस। ये पहला प्रोग्राम था जिसकी यहाँ पे बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। मीनाक्षी लेखी जी हमारी कल्चर मिनिस्ट्री को भी हैंडल करती है, साथ में मीनाक्षी लेखी जी ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर भी वर्क करती है, तो ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti, in a written reply to question in Lok Sabha, recently shared that evaluate the implementation of National Food Security Act, जो 2013 में पास किया गया, targeted public distribution system operations across the state and union territory. The government has released the first ever state ranking in 5th of July 2022. तो इसमें सबसे फर्स्ट रैंक कौन से स्टेट का है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास किया गया ताकि इंडिया में फूड ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक पहुंचे, गरीबों के लिए भूखमरी वाली सिचुएशन ना है। तो 2013 में इस एक्ट को पास किया गया। इसके अंदर पहली बार स्टेट वाइज रैंकिंग दी गई। ये 5 जुलाई को रैंकिंग आई थी। सबसे टॉप मोस्ट स्टेट यहाँ पे ओडिशा है। एक बार देख लेते हैं। देखिए, ओडिशा सबसे टॉप मोस्ट है कि यहाँ पे उसका स्कोर आ रहा है, देन उत्तर प्रदेश है, देन आंध्रा है, देन गोवा सबसे यहाँ पे आपको 20th रैंक पे दिखाई देगा। छोटे स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम, लद्दाख, यूटी भी यहाँ पे छोटे स्टेट्स और यूटी की यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे बड़े स्टेट्स आपको दिख जाएंगे। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिगर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स। तो ओडिशा ओवरऑल सबसे टॉप में, इनका स्कोर देख लीजिए, छोटे स्टेट से भी ज्यादा स्कोर इनका है। सो ये रैंकिंग है फूड सिक्योरिटी को लेके जो गवर्नमेंट के द्वारा मंथ ऑफ जुलाई में दी गई थी, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन रिसेंटली शेयर की गई। जी हाँ, as per the nationwide celebration of 60th year of Customs Act 1962, the Central Board of Indirect Taxes and Customs under the Ministry of Finance recently held a new custom house in न्यू कस्टम हाउस कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, 1 को नॉर्मली हम लोग सीबीआईसी का फाउंडेशन सेलिब्रेट करते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स कम्स अंडर फिनेंस मिनिस्ट्री। इनका जो नया है वो मुंबई में ओपन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 को 1964 को इसे बनाया गया था। विवेक जौहरी सर फिलहाल इसके हेड है, फिलहाल इसके इंचार्ज है। तो 1 को इसका फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करते हैं।
एक्ट जो है वो 1962 का है, पर इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1964 का है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है और यहाँ पे क्रिएट किया गया था, और विवेक जौहरी सर इसके हेड है, इंचार्ज है। मुंबई में इसका नया एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। नेक्स्ट, the run-up of the forthcoming G20 meetings in Mumbai, the regional office of the Ministry of Tourism recently organized half-day workshop in Mumbai for tourist guides. The 65 tourist guides certified by the Ministry of Tourism attended the session. ये कौन से केव्स को लेके मैंने बात की थी आपको कि मुंबई के अंदर कुछ केव्स है जहां पे डिग्निटरीज को थोड़ा सा घुमाया जाएगा, टूरिज्म करवाया जाएगा, तो गाइड्स जो होते हैं, टूरिस्ट गाइड्स जो होते हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रेनिंग दी गई, हाफ डे का ट्रेनिंग था, और ये था रिगार्डिंग द कानेरी केव्स। कानेरी केव्स वन ऑफ द वेरी फेमस बुद्धिस्ट एरा की केव्स है, स्तूपास एंड ऑल यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से डेपिक्ट किया गया है। संजय गांधी नेशनल पार्क, जी हाँ वहीं पे ये कानेरी केव्स है और उसकी बात की गई है। नेक्स्ट, Union Minister Jitendra Singh informed the government has approached the Indian Institute of Remote Sensing to develop a spital data infrastructure geo portal. So कौन सा स्टेट है जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को अप्रोच किया है? डेटा, बिकॉज अगर डेवलपमेंट करना है तो डेटा चाहिए, किस तरीके से जियोग्राफिकल एरिया है, तो इसके लिए कौन से स्टेट ने रिसेंटली अप्रोच किया? आंसर इज लद्दाख। यूटी की बात करेंगे, स्टेट में यूटी, स्टेट एंड यूटी, तो यहाँ पे लद्दाख ने अप्रोच किया। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी ये काम कर चुका है, बाकी स्टेट में ये सारी चीजें पहले से इंप्लीमेंट होती है, लद्दाख नया यूनियन टेरिटोरी है और उसी की बात यहाँ पे की गई है। जी हाँ, द वर्ल्ड बैंक सेड दैट इंडिया विल ग्रो बाय हाउ मच परसेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे नंबर्स दिखाए थे, तब वर्ल्ड बैंक के नंबर के ऊपर एम्फसाइज भी किया था। डेविड माल्पा साहब वर्ल्ड बैंक के हेड है, इंचार्ज है। वर्ल्ड बैंक के एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत मैम है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया विल ग्रो विद 6.9%। पहले वर्ल्ड बैंक 6.5% कह रही थी, पर अभी 6.9% बोल दिया है। सो इट्स अ गुड पॉइंट, गुड डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ICAO सिविल एविएशन का जो एसोसिएशन है, इसका हेडक्वार्टर्स इन मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। द एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये इसका थीम रखा गया, और एवरी ईयर 7 दिसंबर को इसे ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिफ्थ एडिशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडियन कंपटीशन वीक वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? जल्दी से आंसर कर दीजिए। फिफ्थ एडिशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडियन कंपटीशन वीक ये रिसेंटली किसने कहां पे इनॉग्रेट किया गया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जी हाँ, ये यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 कंट्रीज आती है, उर्सुला वैंडरलीन यहाँ पे हेड है। उनके बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, कंपनीज के बेसिकली सही डेवलपमेंट के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर में ही इसे ऑर्गेनाइज किया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की फिलहाल हेड है संगीता वर्मा मैम, ध्यान रखिएगा। 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया, 2002 के एक्ट से स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये अथॉरिटी काम किस पर्पस के लिए करती है कि इंडिया में बिजनेस प्रैक्टिसेस फेयर तरीके से चले, अगर मर्जर है, किसी का जॉइंट वेंचर है, वो भी एथिकली मॉरली सही तरीके से वर्क करे। तो संगीता वर्मा मैम फिलहाल एक्टिंग चेयरपर्सन है सीसीआई की, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, delegation from the World Bank recently held discussion with which state government regarding making state climate resilient and also strengthened to mitigate the disaster risk along the international expertise. So कौन से स्टेट के साथ रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की बातचीत हुई कि उस स्टेट को क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेवलप किया जाए? ऑब्वियसली फंडिंग्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी आने वाले समय में, और आंसर इज कर्नाटका। बसवराज बोमाई सर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज प्रीमियर शो टेक्निकल टेक्सटाइल कॉल्ड एज अ टेक्नोटेक्स 2023
जो फेब में होगा ये कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल सर है। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात की जाए तो ये टेक्सटाइल नॉर्मली कपड़े छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा, सपोज सर्जिकल पर्पस के लिए, ऑटोमोबाइल के अंदर या फिर बाकी रीजन में इसे यूज़ करते हैं। इसमें इंडिया को टॉप मोस्ट कंट्रियों में क्रिएट करना है और इसका जो कॉन्फ्रेंस है विल बी इन मुंबई, इसे मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा मंथ ऑफ फेब में। जी हाँ। नाउ with the help of which IIT recently ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर इस कंसेप्ट को डेवलप किया गया? कौन सी आईआईटी है, कौन से आईआईटी के स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोफेसर्स है जिनके द्वारा ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ओशन में जो वेव्स आती है ना कि उस वेव्स से हम टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे होता है बस उसी तरीके से छोटे टरबाइंस रहेंगे। सो इसे कमर्शियली 2024 तक बेचा जाएगा, पर 2024 तक ये कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा ये कंसेप्ट है और आंसर इज आईआईटी मद्रास की यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट, एडमिरल कप रेगाटा ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? 27 कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट करती है। 2 साल से ये हुआ नहीं था ड्यू टू कोविड-19। उसके पहले इजराइल विनर थी, इस बार इजराइल नहीं आई है, पर 27 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। एडमिरल कप रेगाटा ये बेसिकली एक शिप वाला कंपटीशन होता है, छोटी छोटी शिप्स वाला। सो आंसर इज जिया कन्नूर की बात करेंगे। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, यस, आयुष मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली कितने इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करने की बात की है? ये इंस्टीट्यूशंस मोदी साहब के हाथों से अनाउंस किए गए और कल ही मींस 11 दिसंबर को ही इसका अनाउंसमेंट किया गया। तो क्वेश्चन है कि कितने ये इंस्टीट्यूशंस है? सो दैट इज द क्वेश्चन ओवर हियर। आंसर इज 3, तीनों की बात करेंगे, तीनों एक बार देख लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा के अंदर ओपन हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली के अंदर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद के अंदर। तो एक दिल्ली में, गाजियाबाद में और आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन गोवा के अंदर। तो उनके नाम और उनकी प्लेसेस लिखी हुई है। मोदी साहब के द्वारा इसे इनॉग्रेट या इसे स्टार्ट करने की बात की गई थी और 11 दिसंबर को इसे किया भी गया। नेक्स्ट, the first open source satellite will be launched in the month with the help of ISRO. Yes, what's the name of the satellite? एक 12th स्टैंडर्ड के लड़के ने सैटेलाइट को बनाया हुआ है। ही इज ऑलरेडी इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हिज वेबसाइट। 7 साल के थे तब इन्होंने वेबसाइट बनाई, बुक्स के ऑथर भी है और एक कंपनी के वो सीईओ भी है। यस, द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज इनक्यूब। इनक्यूब बड़ा छोटा सैटेलाइट है कि जिसकी दो तरीके से टेस्टिंग होगी। एक तो पहला वेदर के एंगल में और दूसरा इतना नैनो सैटेलाइट सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसका भी टेस्टिंग किया जाएगा। सो ओंकार बत्रा ही क्रिएटेड दिस लाइट वेट सैटेलाइट। ओके, और ये सैटेलाइट वर्क कर पाएगा नहीं वर्क कर पाएगा ये भी चेक करना, और साथ में ये सैटेलाइट का जो पर्पस है वो है वेदर के एंगल में, तो उस तरीके से भी काम करता है कि नहीं। सो ओंकार बत्रा की बात की जाएगी। सो ही हिमसेल्फ ऑलरेडी हिज नेम इज इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज 7 साल के थे तब ही क्रिएटेड अ वेबसाइट बाय हिमसेल्फ एंड दैट्स व्हाई द नेम वाज इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 51st anniversary of India's victory in which war? 1971, the पराक्रम दिवस। मैत्री दिवस की हम बात करते हैं तो मैत्री दिवस इंडिया बांग्लादेश के बीच में ओवरऑल मैत्री दिवस है कि नेवी डे का भी डिस्कशन हमारा हो गया। अब एक और वॉर है कि जो बैटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बॉर्डर नाम की मूवी बनाई गई थी। जेपी दत्ता साहब उसके डायरेक्टर थे, बड़ी बेहतरीन सी मूवी थी। आंसर इज जिया लॉन्गे वाला बैटल की बात करते हैं, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल है। केवल हंड्रेड्स ऑफ इंडियन सोल्जर थे और थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर थे, साथ में उनकी टैंक्स थी, बट स्टिल वी वन। मिराज नाम का एक प्लेन था हमारा वो टाइम पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिराज प्लेन। उस मिराज प्लेन और हमारे हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स की बदौलत हम जीते थे। भले वो थाउजेंड्स होंगे, उनके पास बहुत सारी टैंक्स होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। वी वन दैट वॉर, वी वन दैट बैटल। और उसी के बारे में यहाँ पे बात की है, राजस्थान में ये बैटल हुआ था। जी हाँ, which city's metro has successfully created Guinness Book World Record by constructing long double-decker viaduct metro 3140 मीटर का ये बनाया गया है। ना यस, मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलरेडी आंसर आ चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे आंसर आ गया कि मैंने कहा था कि
इट इज़ नियर बाय माई ओन होम टाउन, जो मेरा घर है वहीं से काफ़ी पास में है. सो 3140. कभी नागपुर गया तो आई विल शो यू दिस थ्रू वीडियो के थ्रू आपको दिखा दूंगा. चलो आगे बढ़ते हैं. World Soil Day is observed annually on the 5th December as a means to focus attention on the importance of healthy soil and to advocate for the sustainable management of soil resources. What is the theme of this year? Soil Day की बात हो रही है, 5th of December को every year मनाते हैं. इस बार का थीम क्या रखा गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने है. जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है. हमारे कंट्री में सॉइल हेल्थ कार्ड नाम का कंसेप्ट भी होता है, ध्यान रखिएगा. यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, जहाँ पे यस फूड की शुरुआत होती है. तो इसी थीम के भरोसे इसे ऑब्जर्व किया गया. आगे बढ़ते हैं. जी हाँ, हु इज द इंडियन ओरिजिन टीचर इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सेलेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेकेंडरी स्कूल. इंडियन ओरिजिन है, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं और पीएम साहब के नाम पे, मीन्स ऑस्ट्रेलियन पीएम का एक्सेलेंस अवार्ड है. साइंस को पढ़ाते हैं सेकेंडरी स्कूल्स में एंड शी डिड अ वेरी गुड जॉब. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वीना नायर मैम की बात करेंगे. इंडियन ओरिजिन बट सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. एंथनी अल्बनेस सर प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा. External Affairs Minister Jaishankar Saab recently signed comprehensive partnership agreement on migration and mobility with German Foreign Minister Annabel Baerbock. In which city? Annabel Baerbock is in India. Okay, she was in India and she met with many ministers. She met with Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman. She also met the Election Commission of India. ईवीएम मशीन कैसे वर्क करती है इसका डेमो भी इन्होंने लिया और काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया के अलग अलग कंसेप्ट्स के ऊपर उन्होंने स्टडी किया. इंडिया जर्मनी के रिलेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग है और साथ में हमने यहाँ पे एक माइग्रेशन मोबिलिटी वाला एग्रीमेंट भी साइन किया. तो जो काफ़ी इंडियंस जर्मनी में जाके काम करते हैं उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वीजास के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो यस गाइस, ये था आज का हमारा सेशन, वीकली रिवीजन का सेशन. ये रिकॉर्डेड मैनर में था पर कोई बात नहीं, हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है. यस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. कल हम लाइव तरीके से आपसे मुलाकात करेंगे. कल का करंट अफेयर्स का सेशन लाइव रहेगा. सो डोंट वरी, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है. यस गाइस, बाय बाय, टेक केयर.